those who have ensured that Pakistan's plan has to be foiled. नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और इंडिया न्यूज पर लगातार जम्मू कश्मीर में जो भारतीय सेना और बीएसएफ ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हुए और उसके बाद पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बौखलाहट में भारतीय चौकियों और उससे ज़्यादा सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, उसका जवाब किस तरह से दिया गया वो हमने आपको बताया है। मगर हम इस समय पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में बीएसएफ के उन जांबाज अफसरों के बीच जिन्होंने उस वक्त उस मौके पर पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि ये सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की जो चौकियां ध्वस्त की गई हैं वहां पाकिस्तानी सैनिक वापस लौट ना पाए। जी हां, मेरे साथ इस वक्त तमाम बीएसएफ के अफसर हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है सांबा सेक्टर का, और यहीं पर आपको बता दूं कि एक दर्जन के करीब पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया और जो जानकारी है 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया। सबसे पहले मेरे साथ हैं एसएस मान साहब जो सेक्टर कमांडर हैं इस इलाके के। सर, आपसे जानना चाहूँगा, उस वक्त हर किसी में जब टूरिस्ट पर हमला हुआ था हर किसी का खून खोल रहा था, हर कोई इंतज़ार में था कि हमारी सेना हमारी बीएसएफ कुछ एक्शन करे। इंतज़ार हो रहा था कि कब कहाँ कैसे किया जाएगा। ये जो तैयारी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 24/7 रहती है और नेचुरली पहलगाम का जो हादसा हुआ, जो हमारे सिटीजन्स को, हमारे जो इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया, तो सबका मैन व्यवस्थित था और ऐसे में जो रिजॉल्व होता हमारा काउंटर एक्ट करने का वो 100 गुना बढ़ जाता है। एक टीस होती है हमारे में भी, इन्होंने ये किया तो इनको इसका सबक सिखाना चाहिए और गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया और सुरक्षा बल चाहे बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, स्टेट पुलिस हो, सारे तैयार रहते हैं। उनके पास सारे टूल्स हैं, सारे तरीके हैं दुश्मन को सबक सिखाने के, और आप सब ने देखा भी अच्छी तरह से उसको सबक सिखाया भी गया। मैंने देखा जब सबक सिखाने की बात आई तो पाकिस्तान नापाक हरकतों पे उतर आया था, मासूम लोगों को टारगेट करने लगा आतंकियों के बदले। मतलब जब आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए तकलीफ उसको इतनी हुई कि वो सिविलियंस को टारगेट करने। हाँ जी, वो बेसिकली एक कमज़ोर सेना है, कमज़ोर देश है, और कमज़ोर आदमी जो अपनी लड़ाई सिविलियंस के पीछे, उग्रवादियों के पीछे छिप के लड़ता है, तो उनकी शुरू से पॉलिसी रही है, वो कोई नई बात नहीं। तो उनकी पॉलिसी यही है, अभी सेना से नहीं कर पाऊँगा, बीएसएफ से नहीं कर पाऊँगा तो सिविलियन को टारगेट दे के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूँ। तो हम उसको एक बड़ा वीक और बहुत ही निम्न स्तर का उनका स्ट्रेटजी हम मानते हैं, और बीएसएफ ने बहुत अच्छी तरह से उसको एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्ड किया है। वो आने वाले कई सालों तक वो याद रखेगा। एक चीज़ मैं सुन रहा था जब इस इलाके की बात आई, क्योंकि राजौरी में, पुंछ में, बाकी इलाकों में पाकिस्तान ने फायरिंग की, उसका जवाबी कार्रवाई की, मगर आप लोगों ने यहाँ पहले ही प्रेम्प्ट कर लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को उठने ही नहीं देना। ये क्या रणनीति थी? रणनीति ऐसे भी, वाई शुड वी वेट फॉर द बगर्स टू एंटर माई कंट्री एंड हार्म माई ट्रूप्स एंड सिविलियंस, ठीक है ना। वी शुड हिट देम वेयर दे आर, बट दैट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड वी डिटेक्टेड देम। द इंफॉर्मेशन वाज वेरी एक्यूरेट एंड वी आर वेरी स्किल्ड इंस्ट्रक्टर। जी हमारे रामपाल जी हैं, ये मगर कई साल से इंस्ट्रक्टर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट है मॉडर्न में हमारे कंपनी कमांडर्स। यहाँ शुरुआत कब हुई? हाँ, यहाँ शुरुआत 8 तारीख को हुई थी। 8 तारीख को रात को मैं भी बॉर्डर पे था, सीओ साहब वगैरह सारे यहीं पे थे, तो मूवमेंट इनकी डिटेक्ट हुई। कोई 40-50 आदमी आ रहे थे इनके। यहाँ रोकूंगा आपको। पाकिस्तान में लगातार चर्चे हो रहे हैं कि उनके अफसर बंकरों के भीतर भाग गए थे जब ये एक्शन शुरू हुआ, मगर आप लोग बॉर्डर पे। पाकिस्तान के अफसर तो सियालकोट से निकले ही नहीं। मैं अभी देख रहा हूँ उनके कमांडर साहब अभी लोगों के घर में अफसोस करने जा रहे हैं, जो उनके हताहत हुए हैं, डेथ हुई जिनकी, उनकी मारे गए लोग, अभी उनके घरों में अभी निकल रहे हैं वो। तो बीएसएफ के अफसर नॉर्मल वे में भी कंपनी कमांडर कंपनी में ही रहते हैं, कमांडेंट्स भी तो उसके साथ ही रहते हैं। तो स्पेशल सिचुएशन में तो यहाँ डेरा लगा रखा था हम सब ने। 8 तारीख को क्या हुआ फिर, कैसे शुरुआत? 8 तारीख को जैसे इनका मूवमेंट देखा गया तो इनपुट्स भी थे, भी ये बगर्स हैं जो दे आर कॉन्ग्रीगेटेड इन ह्यूज नंबर्स। तो 2-3 दिन पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें इनपुट दिया था भी ये कोई फोर्स काम या बैट एक्शन या कुछ करेंगे बॉर्डर पे। तो जहन में वो था चीज़ें और उसके बारे में काउंटर प्लान्स भी हमारे थे। तो जैसे डिटेक्ट हुए हमने ऑब्जर्व किया इनकी मूवमेंट को, तो व्हेन वी थॉट दैट दे आर पॉइज्ड फॉर सम मिस्चिफ, आइदर इन्फिल्ट्रेशन
or localized attack on my forward post. Then we took a call, why wait for that? We should blast them there only. So we pulverized them and they were blown to pieces and they got a good lesson. और तितर बितर भी काफ़ी हो गई. That movement was scuttled and thereafter their post they intervened and opened heavy volume of fire on our post. And that as per our coordinated fire plan, बड़े कूल तरीके से हमारे बॉयज़ ने, कोई पैनिक नहीं था क्योंकि ये सारा प्लान था पहले से हमारा रिएक्शन ड्रिल्स. तो बड़े कूल तरीके से उनको जो वी हैव गिवन देम ए साउंड थ्रैशिंग जो उनको याद रहेगी. मैं आपके पास वापस लौटूंगा. मेरे साथ इस वक्त बीएसएफ के ही कमांडिंग अफसर हैं जो सांबा सेक्टर में उस वक्त तैनात थे और अपने बीओपी पे थे. उस वक्त सर जब ये एक्शन शुरू हुआ, क्या मन में क्या चल रहा था उस वक्त की, क्या करना? मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था. सिचुएशन जिस तरह से आपके सामने आती है आप उस तरह से लेते हैं. द मोमेंट वी डिटेक्टेड कि इस तरह से एक जो ग्रुप है जिसमें टेररिस्ट प्लस इनके और जो लोग हैं या फिर इनके सैनिक हैं वो इस तरह से इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं और ये लगा कि हमारी इस पोस्ट की तरफ आ रहे हैं और इस पर नुकसान पहुंचा सकते हैं या इसको जो है बैट एक्शन के थ्रू नुकसान पहुंचाएंगे और इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे. इस समय ये सीज़ फायर जो है ब्रेक हुआ है और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है. आपको याद होगा उस दिन जम्मू में बहुत बड़ा ड्रोन अटैक था जिसका फ़ायदा उठा के ये लोग यहाँ से निकलना चाह रहे थे. जब हमको पता लगा तो हमने अपने हिसाब से तैयारी की और उनको. आप कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, आतंकी वहां से निकलकर बॉर्डर पार करने की कोशिश की, उनका जो मूवमेंट हमने डिटेक्ट किया गया था उसके बाद धीरे धीरे जब उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में ये लगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाते ये अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे. तो वही तभी ये सोचा गया कि नहीं, इनको उन्हीं के इलाके में और उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और दैट इज़ वाई कि वी वेंट प्रीएम्प्टिव और जो क्वाइट फ्रूटफुल रहा हमें और हम उनका नष्ट करने में जो है उनको कामयाब रहे. कितने आतंकी जो ग्रुप था वो था, किस तरह से एक्शन हुआ और कैसे फिर न्यूट्रलाइज किया? हमारे पास इंट रिपोर्ट्स थी और कंफर्म रिपोर्ट्स थी कि इस तरह सामने वाले एरिया में कम से कम 40 से लेकर 45 का ग्रुप जो है इकट्ठा हुआ है और वो आने वाले दिनों में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे. तो काफ़ी पहले से हम लोग यहाँ पर थे. इसके अलावा जो शांति काल है उसमें भी हम शांति से नहीं बैठते हैं. मतलब बीएसएफ ने भी पहले टारगेट जो है वो टेररिस्ट ही की? 100% टेररिस्ट. इसके अलावा कोई सिविलियन टारगेट का कोई मतलब नहीं होता. जो टेररिस्ट हैं वो दुश्मन हैं, हमारे कंट्री के दुश्मन हैं, तो टारगेट हम उन्हीं को करेंगे. तो उसके बाद इनकी जो चौकियां ध्वस्त होने का सिलसिला शुरू हुआ वो कब हुआ और कितनी चौकियां इस इलाके में तबाह की? अब तक का इतिहास बताता है कि जब तक इन्फिल्ट्रेशन अगर होता है तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियां जो हैं वो इनको मदद करती हैं, क्रॉस बॉर्डर फायर करती हैं और जिसकी आड़ में इनको इन्फिल्ट्रेट कराती हैं. जब हमें मालूम था, इसके हिसाब से हमने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि अगर कभी ऐसा होगा तो कौन सी पोस्ट हम पर फायर करेगी, कहाँ से फायर करेगी और उस पोस्ट को हम कहाँ से टेलिएट करना है, कितना फायर डालना है. और ये एंटीसिपेशन के बाद में ये सारी ड्रिल्स होती हैं, रिहर्स होती हैं, हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं. प्लान वॉज शॉक्ड आउट, discussed with the senior officers and they were executed precisely on the ground which resulted in the pulverization of these terrorists. और जो हमें सफलता जो मिली वो उसी के तौर पे मिली. जो हमारी ट्रेनिंग है वो वहाँ बहुत कामयाब हुई. इसमें चौकियों में जब टेररिस्ट मारे गए उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक भी, क्योंकि देखा जाता है कि रेंजर जो होते हैं नाम के होते हैं, पीछे सेना होती है पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए इसमें? जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि आतंकवादियों के अलावा उनके कुछ पाकिस्तानी सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं. उसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेटर्स को जो सपोर्ट करते हैं लोग जो उनके साथ में हैं उनकी भी जो है यहाँ पर इसमें कैजुअलिटी हुई है. एज़ पर रिपोर्ट्स जो मिली हैं उसमें 7 कन्फर्म टेररिस्ट जैश के, उसके अलावा 3 या 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और उसके अलावा 10 से लेकर 12 तक जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी इसमें हताहत हुए हैं. ये जो इलाका है ये पूरा प्लेन इलाका है, ऐसे में ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो किस तरह से आप लोग अभी भी तैयार हैं अगर कुछ ज़रूरत पड़े? हैं तैयार हम. हैं तैयार हम. मेरे साथ विकास जी हैं, विकास जी से भी बात करेंगे. विकास साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ जब हम खड़े हैं जिस जगह पर, अमूमन जब फायरिंग होती है यहाँ खड़े नहीं हो पाते, उस वक्त क्या मंजर था, कैसे कमांड मिली और उसके बाद एक्शन को तो आपने सुनिश्चित करना था, कैसे सुनिश्चित किया गया? जी, बीएसएफ एज ए प्रोफेशनल फोर्स हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है और किसी ऐसी सिचुएशन में जब हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाने की ज़रूरत करता है तो हम उसको माकूल जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. तो इस सिचुएशन की हमने पहले से रिहर्सल कर रखी थी, पहले से हमने इसका पूरा
प्लान तैयार करके एग्जीक्यूट कर रखा था। और जैसे ही हमें मौका मिला, जैसे ही हमें आदेश मिला, हमने उसको तुरंत अप्लाई करके दुश्मन पर भारी बमबारी करके उसे बर्बाद किया। उस दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी जो मोटर डेट्स है उसको तैयार करना और उससे माकूल दुश्मन पर बरसा के उसे जवाब देना और उसे नेक्स्ट पोजीशन पे जाके उसे दोबारा नए टारगेट के लिए तैयार करना था। स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई ताकि मैक्सिमम डैमेज जो है वो किया जा सके? स्ट्रेटजी ये थे कि हम बिल्कुल पिन पॉइंट दुश्मन पर अटैक करें और इसमें कोई सिविलियन हमारे फायरिंग में ना आए। हम चूँकि एज ए प्रोफेशनल फोर्स हम ये ट्राई करते हैं कि जो आतंकवादी है या जो उनके रेगुलर्स हैं उन्हीं पर निशाना किया जाए, तो उसी के हिसाब से हमने उनकी फायर करके उन्हें बर्बाद किया। दरअसल इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा था कि कहीं सिविलियन जो है इसमें कैजुअल्टी उनकी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त रामपाल यादव जी भी हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा बेहतर बताएंगे हमें कि जो ट्रूप्स हैं उस वक्त उनको कैसे मोबिलाइज करना है, जोश भी हाई रखना है। सब आपसे जानना चाहूँगा, जवानों के जोश को भी ऊंचा रखना था और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि दुश्मन को दबा कर रखा जाए, कैसे किया? सर सबसे मेन बात तो ये है कि हमारे डीआई सर, सीओ सर, एस जो हमारे अधिकारीगण हैं उन्होंने हमारे को, वैसे हमारी परमानेंट बेसिक जो एक मोटर से संबंधित ट्रेनिंग होती है वो चलती रहती है, जिससे हमें एक पोजीशन से अल्टरनेट से दूसरी पोजीशन में जाना, उस पोजीशन को पकड़ना, फायर करना, हमारे कमांडर द्वारा जो डाटा दिया गया उस डाटा को लगाना और टारगेट जो हमें मिलता था हमारे कंपनी कमांडर महोदय द्वारा दुश्मन के एरिया में बम्बारमेंट करने के लिए, उस पर जवान हमारे एक तो ट्रेंड तो थे ही और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी हमारे सीओ सर ने इस एरिया में हमारे को पहले से प्रैक्टिस थी। और जब अभी जो ऑपरेशन हुआ था ये कश्मीर में, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसी कंटिन्यू ट्रेनिंग में लगे हुए थे। तो उस दिन जब आदेश मिला हमें कंपनी कमांडर द्वारा, तो हमने अपनी पूरी टीम के साथ, इसमें पूरा टीम वर्क है सर, इसमें हमारे कंपनी कमांडर महोदय, मैं, मेरे साथ जो डेट मोटर्स, इनका सबका कोऑर्डिनेशन और फायर करने का तरीका, ट्रेनिंग, एक जगह से दूसरी जगह मोटर पोजीशन को पकड़ना और कितना राउंड फायर करना है टारगेट के हिसाब से, वो हमें ऑलरेडी हमारे कमांडरों से आदेश मिलता है। उसी आदेश के अनुसार हमने उन दुश्मनों को बर्बाद किया सर और अच्छा बम्बारमेंट किया सर, ताकि हमारे दुश्मन अपनी जगह पर छोड़ने मजबूर हो गए सर। जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, देखा जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, और उनके मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा जो बम हैं वो सिविलियन इलाकों में गिरे और 50% फटे भी नहीं। आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी थी उस वक्त? देखो, बैटल की एक ही स्ट्रेटजी है, मिनिमम फोर्स मैक्सिमम इम्पैक्ट। तो हमने जो अम्यूनिशन को कंजर्व भी करना है, स्टीक फायरिंग करनी है स्किल के साथ, ताकि थोड़े में दुश्मन की बर्बादी पूरी हो जाए। तो वो हमने उसी अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही फायर किया और टेंजिबल किल हमने उसके ले लिए उसमें, और उसने अपना अम्यूनिशन वेस्ट किया, तो हम करते हैं आगे भी करता रहें अम्यूनिशन अपना वेस्ट। तो मतलब इट्स नॉट अबाउट ऑप्टिक्स, वार इज़ नॉट अबाउट ऑप्टिक्स, वार इज़ अबाउट रेजोल्यूट फोर्स एंड हिज डिस्ट्रक्शन विद इंटेलिजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर रिसोर्सेज। आपने टेंजिबल किल कहा है, ये कितना फिर इंश्योर किया गया? और मैं तो देख रहा हूँ जो जानकारियां हैं, पाकिस्तान ने अभी तक अपनी चौकियां भी दुरुस्त नहीं की, वापस वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। टेंजिबल किल ये है जो हमारे अभी इनपुट्स आए हैं अभी इनके जो मारे गए लोग, तो दोज आर द हिट्स विच आर कन्फर्म्ड, ठीक है, जो पेपर में हमारी एजेंसीज ने बताया है। और धीरे धीरे अभी सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि इनके कोई नायक हैं तो उनके घर में इनके कमांडर भी विजिट कर रहे हैं। तो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर टेंजिबल हिट्स जो हमें मतलब गेन हुआ है। और बाकी जो इनके कोलेट्रल है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, इनके बंकर्स डैमेज हुए हैं, वो अलग से हैं। तो वी नो दैट वी विल रीबिल्ड दोज, सब फौजें करती हैं उनकी, वो भी करेंगे। तो वो भी हमें अभी हौसला नहीं जुटा पा रहा। अभी शायद कुछ हौसला जुटा नहीं पा रहे, वो लग रहा है मुझे। उनके मैं देख रहा था उनके झंडे भी गायब हैं उनकी चौकियों से, एक जगह तो झंडा लटक रहा है, उसको सीधा करने भी नहीं पहुंचे। वरना किसी भी जवान के लिए झंडे का अपमान या झंडा अगर नीचे हो जाए तो वो तो सर कलम करवाने जैसा है। काफ़ी चौकियों में इनके झंडे भी उतरे हुए हैं, तो हम भी देख रहे हैं भी ये क्या मतलब पहली बार ये देखा गया भी अपना झंडा नहीं जला रहे, तो दैट इंडिकेट्स लो मोरल। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो किस तरह की तैयारी अगर वापस कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो? वापस हालात बनते हैं तो विल थ्रैश हिम इन सच ए मैनर दैट ही विल रिमेंबर टिल इटर्निटी।
ज़ोरदार जवाब होगा, 10 गुना ज़्यादा जोरदार जवाब होगा। वो याद रखेगा भाई इंडिया से पाला पड़ा हमारा। जोरदार जवाब होगा। चलते चलते मैं सीओ साहब से भी बात करूंगा, मगर आपको बता दूं जिस जगह पे हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ग्राउंड जीरो का इलाका है। यहाँ से कुछ सौ मीटर की दूरी पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। पाकिस्तान की वो चौकियां हैं जिनको तबाह किया गया था। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, जब वहाँ एक वीडियो मुझे मिला था जिस वीडियो में देख रहा हूँ कि उनके जवान जो हैं वो चौकियां छोड़कर भाग रहे थे, ऐसा क्या कर दिया था कि वो अपने बंकरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे? ये एक सरप्राइज मेंटेन करने के बाद में जो हमने एक्शन लिया था उसका ही ये परिणाम था। शायद उसको ये उम्मीद नहीं होगी कि यहाँ से हमें इस तरह से जो है प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि इस तरह से होता नहीं है। तो ये दुश्मन का लड़ाई में सिर्फ ये है कि अगर आप सरप्राइज़ अपना मेंटेन रखें, डिसेप्शन के साथ में काम करें और भरपूर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदे आपको अक्सर मिलते हैं। और इससे उसकी जो लड़ाई लड़ने की जो विल थी, जो मोरल था उसका, वो डाउन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। और जब किसी सेना में या जब किसी फ़ौज में उसका मनोबल टूट जाता है तो उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। जनरली मैं देखता हूँ यहाँ जब सीज़फायर वायलेशन होता था ना तो फिर छोटे हथियार, बड़े हथियार, भी सारी चीज़ें। इस बार सरप्राइज जो था वो कितना सरप्राइजिंग रहा उनके लिए? बहुत ज़्यादा रहा। शायद हो सकता है वो पुरानी अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से कि क्या चलता है, कौन से फायर आता है, किस हथियार का फायर आता है, लेकिन इससे ये ट्रेडिशंस के हिसाब से नहीं चलता। सिचुएशन आपके सामने कौन सी आ रही है, कौन सा टारगेट है और आपको कौन सा हथियार आपका उस समय माकूल जवाब देगा, तो उस पर डिपेंड करता है ये कमांडर की